नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अध्याय नंबर 3 में। 2 अध्याय तक आपको मैं पहले की क्लासेज में पढ़ा चुका हूं। प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग इकोनॉमिक सर्वे के नाम से अगर चेक करेंगे तो आपको 2 चैप्टर तक की पूरी बातें मैंने जो है वो पिछले वीडियो में पढ़ा दी है ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तरी के साथ। आज मैं पहले डिस्क्रिप्टिव रूप से ये तीसरा जो चैप्टर है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, इसको आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसके बाद इसके कुछ सवाल और इसको वापस रिवाइज करवाएंगे। आप लोग जल्दी जल्दी इसको एक बार सुन लीजिए, उसके बाद जो है वो हम इस पर विस्तार से दोबारा से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ कैसे सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे उन पर साथ साथ तो हम बात करेंगे, अलग से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। तो तीसरा अध्याय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज है, उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग में 2 अलग अलग विभाग हैं। एक ग्रामीण विकास से जब संबंधित है और एक पंचायती राज से संबंधित है, यानी 2 अलग अलग विभागों को मर्ज करके एक विभाग है जिसका नाम रखा गया ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग। इस विभाग की स्थापना 1 अप्रैल 1999 को की गई थी। 1 अप्रैल 1999 को इस विभाग की क्या की गई थी मेरे मित्रों, स्थापना की गई थी। तो आपके सामने ये विभाग जो है इसके बारे में भी आप सारी जानकारियां जो है वो जान सकते हैं कि हाँ, अलग से ये विभाग जो है वो कब स्थापित किया गया था, या ये 1 अप्रैल जो है 1999 से आपके अस्तित्व में आया ये विभाग। तो इस बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा। 1 अप्रैल 1999 की डेट इम्पोर्टेंट है। दोबारा से यहाँ लिख देता हूँ, 1 अप्रैल को अप्रैल फूल आता ही है। 1 अप्रैल 1999 को यहाँ पर क्या किया गया था, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अलग से स्थापना की गई। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है मेरे मित्रों, यहाँ है संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित। आपने एमपी लेड एक योजना के बारे में सुना होगा। क्या है एमपी लेड, यानी हमारे जो सांसद होते हैं उनको मिलने वाली जो राशि होती है उस राशि के संदर्भ में जो योजना चलती है उसको बोलते हैं एमपी लेड। खूब पढ़ा होगा आपने। संसद सदस्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में भी ऐसा होता है। लोकल एरिया डेवलपमेंट है, ये कह रहा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम जो है वो कौन सा मंत्रालय चलाता है, तो कार्यक्रम सांख्यिकी क्रियान्वयन और कार्यक्रम मंत्रालय जो है वो इसको क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। इसकी शुरुआत 23 दिसंबर 1993 से रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है वो इसको करती है और 5 करोड़ रुपए की राशि इसमें क्या की जाती है, प्रदान की जाती है। तो इसमें 5 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है इस योजना के तहत। और अव्यपगत है, नो लैप्सेबल ये योजना है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी लोकसभा सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में, यहाँ पर आप आराम से पढ़ लीजिएगा, लोकसभा सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य चुनाव राज्य के भीतर अपने कार्यों की सिफारिश, यानी इस योजना के तहत जो है वो लोकसभा के सदस्य तो अपना जिस निर्वाचन क्षेत्र से वो चुना गया है उसके लिए किसी भी काम के लिए सिफारिश कर सकता है। 5 करोड़ रुपए तक की कलेक्टर को सिफारिश करनी होती है इसकी। और राज्यसभा का सदस्य जिस राज्य से निर्वाचित हुआ उस राज्य में कहीं भी कर सकता है। और जो है वो राज्यसभा अगर सदस्य है और लोकसभा दोनों के मनोनीत सदस्य जो हैं वो देश में कहीं भी क्या कर सकते हैं, इसकी सिफारिश कर सकते हैं। और संसदों को हर साल सिफारिश करनी होती है। अनुसूचित जाति की आबादी वाले क्षेत्रों के लिए वर्ष के लिए एमपी लेड का 15% और एसटी आबादी वाले क्षेत्रों के लिए 7.5% जो है उसका कार्य करना होता है। देखिए ये एमपी लेड योजना मिलती है, उसमें एससी और एसटी जो क्षेत्र होते हैं हमारे, उनके लिए जो है वो भी राशि जो है वो इनको क्या करनी होती है, फिक्स इस तरीके से खर्च करनी होती है कि सब लोगों को उसका लाभ मिल सके। जिसमें एससी और एसटी का जो समुदाय वर्ग है उसमें आपको पता होना चाहिए कि हमारे एमपी को 15% राशि जो है वो किस में, एससी क्षेत्र में 15% राशि और दूसरे क्षेत्र में 7.5% राशि जो है वो एसटी क्षेत्र में क्या करनी होती है, उसको खर्च करनी होती है। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। इसके बाद है देश के हिस्से में अगर कहीं भी गंभीर प्राकृतिक आपदा या गंभीर प्रकृति की आपदा की स्थिति हो जाती है तो एक सांसद प्रभावित क्षेत्र के लिए अधिकतम 1 करोड़ रुपए के लिए उस जगह भेज सकता है। आपदा गंभीर प्रकृति की होनी चाहिए, इसका फैसला भारत सरकार करेगी कि गंभीर अगर स्थिति है तो 1 करोड़ रुपए की उस स्थिति में वो सांसद जो है वो वहाँ पर राशि भेज सकता है। लेकिन भारत सरकार जो है वो अगर ऐसी मानती है कि वाकई में वहाँ प्राकृतिक आपदा है तो ये ऐसा हो सकता है। यदि कोई निर्वाचित सदस्य
को उस राज्य या ड्यूटी के बाहर या राज्य के भीतर निर्वाचन क्षेत्र के बाहर या दोनों स्थान पर एमपी लेड फंड का योगदान करने की आवश्यकता मिलती है तो सांसद अधिकतम 25 लाख रुपए तक के पात्र कार्यों की सिफारिश कर सकता है। यदि कोई निर्वाचित संसद सदस्य को उस राज्य के बाहर या राज्य के भीतर निर्वाचन क्षेत्र के बाहर या दोनों स्थान पर एमपी लेड फंड का योगदान करने की आवश्यकता मिलती है तो सांसद अधिकतम 25 लाख रुपए तक के जो हैं वो पात्र कार्यों की सिफारिश कर सकता है। यानी आपके गांव में अगर कोई भवन बनाना है, कोई और काम करना है, तो इस प्रकार के काम करवाने के लिए जो है वो 25 लाख रुपए तक की वो क्या कर सकता है, सिफारिश कर सकता है। इसके बाद मेरे मित्रों हैं, रिसेंटली जो है सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम की बात करते हैं। अभी हमने की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के बारे में बात की और 2020 से लेकर के 2022 तक यानी 2019 से 20 से 21 2 वर्ष के लिए इसको क्या कर दिया गया था, रोक दिया गया था, लेकिन अब वापस इसे क्या कर दिया है, स्टार्ट कर दिया। इसके बाद हम बात करेंगे सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की, जो कि गृह मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है। राजस्थान के जो 4 जिले हैं, गंगानगर है, आपका जैसलमेर है, बीकानेर है और बाड़मेर है, इन क्षेत्रों में गृह मंत्रालय के अधीन चलने वाला एक कार्यक्रम है मेरे दोस्तों, जिसका नाम है सीमावर्ती विकास कार्यक्रम। क्या है ये सीमावर्ती विकास कार्यक्रम? तो अभी अभी मैंने आपको बताया, राजस्थान के ये जो 4 जिले हैं, राजस्थान के कितने जिले हैं भैया? 4 जिले। राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं? तो सीमा, पाकिस्तान की सटी हुई सीमा से यहाँ पर हमारा गंगानगर है, गंगानगर के बाद में यहाँ पर आपका बीकानेर है, बीकानेर के बाद में यहाँ जैसलमेर है और जैसलमेर के बाद यहाँ बाड़मेर है। ये 4 जिले जो हैं इनके गृह मंत्रालय के अधीन ये सीमावर्ती विकास कार्यक्रम जो है वो किस मंत्रालय के अधीन आता है, ये जरूर पूछा जा सकता है। गृह मंत्रालय के अधीन चलाया गया एक कार्यक्रम है, गृह मंत्रालय के अधीन चलाया गया एक क्या है, कार्यक्रम है, जिसका नाम क्या है, सीमावर्ती विकास कार्यक्रम है। आपसे पूछा जा सकता है सीमावर्ती विकास कार्यक्रम राजस्थान के कितने जिलों में संचालित है, तो आपको जवाब देना है राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जिनमें सीमावर्ती विकास कार्यक्रम संचालित है। और यह कार्यक्रम जो है वो कौन सा मंत्रालय चलाता है, तो भारत सरकार का गृह मंत्रालय जो है वो इस कार्य को क्या करता है, चलाता है। तो राजस्थान के कितने जिलों में कौन सा विभाग चलाता है? और सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है वो 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केंद्रीय प्रवृत्ति कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया था और इसका उद्देश्य है सीमावर्ती जो क्षेत्र है उनमें विकास कार्यक्रम, आधारभूत ढांचे का विकास करना और सीमावर्ती आबादी के मध्य सुरक्षा की भावना जो है वो सुनिश्चित करना है। कौन सी पंचवर्षीय योजना में इसे शुरू किया गया था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उस 7वीं 5 ईयर प्लान जो था उस समय इसको क्या किया गया था, शुरू किया गया था और पीछे परीक्षाओं में ये सवाल पूछा भी जा चुका है। इसके बाद बात करते हैं राजीविका के बारे में। राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर राजस्थान में कौन है, आपको पता होगा मेरे मित्रों, रूमा देवी जो है वो इसकी ब्रांड एम्बेसडर है अभी। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं, राजीविका क्या है। राजीविका की स्थापना जो है वो अक्टूबर 2010 में की गई थी, एक स्वायत्त सामाजिक सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत। इसका विभाग जो है वो ग्रामीण विकास विभाग है राजस्थान सरकार का। स्वयं सहायता समूह है आधारित संस्थागत वास्तुकला से जुड़े सभी कार्यक्रमों, आजीविका कार्यक्रमों को लागू करना इसका उद्देश्य है। और राजीविका के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया होगा कि रूमा देवी जो है, राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास में मैंने बताया था कि रूमा देवी जो है उसने मुलाकात की मुख्यमंत्री से कि जो कलाकार हैं उनको लगातार बढ़ावा दिया जाए और जो कलाएं जो लुप्त होती जा रही है उसको भी बढ़ावा मिले। रूमा देवी जो है इस राजीविका की क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है। क्या है, ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ब्रांड एम्बेसडर इसकी कौन है भैया, तो रूमा देवी जो है वो राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर। राजीविका की स्थापना कब की गई थी, तो राजीविका की स्थापना 2010 में की गई थी, अक्टूबर 2010 में राजीविका की स्थापना की गई थी। और सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत इसकी स्थापना की गई थी, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। चलिए आगे, राजीविका का अध्यक्ष कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होते हैं। ये देखिए आपके सामने राजीविका की फोटो पूरी मैप में नज़र आ रही होगी। ये है राजस्थान ग्रामीण विकास आजीविका विकास परिषद जो है, इसकी स्थापना की गई है। गांवों के लोगों की किस प्रकार आय बढ़ाई जा सकती है, किस प्रकार इनको रोजगार मिल सकता है, इस दिशा में जो है वो लगातार सरकार प्रयास कर रही है और राजीविका संस्था इसके साथ मिलकर भी
और अच्छे कदम उठा रही है, तो इसके अध्यक्ष जो हैं वो मुख्यमंत्री खुद होते हैं। चलिए इसके बाद और देखते हैं क्या है यहाँ। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित आजीविका परियोजना को राजीविका द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन 2011 से शुरू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब शुरू किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है वो संपूर्ण राज्य में लागू है, राजस्थान में, और यह 2011 जो है 2011 में क्या किया गया था? शुरू किया गया था, और ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है वो इसको करता है। समयबद्ध तरीके से 10 से 12 करोड़ ग्रामीण परिवारों को स्वयं सहायता समूह में लामबंद करना इसका उद्देश्य है, और 2024-25 तक पूरे राज्य में इसे क्या किया जा चुका है? लागू किया जा चुका है। तो 2024-25 तक ये लागू रहने वाला है। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए क्या है। राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना राज्य के 9 जिलों में 36 ब्लॉक में लागू है। राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना जो है राजस्थान के कितने जिलों में लागू, आपसे अगर ये पूछा जाए तो 9 जिलों के 36 जो ब्लॉक हैं, उन 9 जिलों के 36 ब्लॉक में। मैं सीधा सवाल आपसे पूछूंगा अगर कि भैया बताइए राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना राजस्थान के कितने जिलों में लागू है, तो 9 जिलों के 36 ब्लॉक में ये योजना क्या है? संचालित है वर्तमान में। और यहाँ पर क्या किया जा रहा है? राजीविका के अंतर्गत ही क्रियान्वित की जा रही है। मुख्य गतिविधियों में संगठन निर्माण है, क्षमता संवर्धन है और वित्तीय समावेशन जैसी अनेक गतिविधियां इसके अंतर्गत क्या है? संचालित है। तो चलिए अब इसके बाद आगे बात करते हैं कि कौन कौन सी बातें और भी उपलब्ध है। तो हमारे यहाँ पर आजीविका के द्वारा जो भी चलाए जा रहे हैं उनमें केवल स्वयं सहायता समूहों पर ही केंद्रित नहीं बल्कि उच्च स्तरीय सहयोग संरचना को भी विकसित किया जाता है आजीविका के द्वारा। एक से अधिक बार वित्त उपलब्ध करवाया जाता है आजीविका के द्वारा। बचत व साख यानी ऋण जो है वो उपलब्ध करवाए जाते हैं। आजीविका के स्रोतों का विविधीकरण किया जाता है। सामाजिक व आजीविका सुरक्षा मुहैया करवाई जाती है। समुदाय से समुदाय को सिखाया जाता है। कौशल विकास की दिशा में काम किया जाता है। ये सब जो है वो स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना वर्तमान 19 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना को मंजूरी प्रदान की थी। राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना जो है इसके तहत जो है वो हमारे यहाँ पर दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू किया गया। इस योजना को विश्व बैंक द्वारा जो है वो सहायता प्रदान की जाती है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना है उसको वित्तीय सहायता कौन उपलब्ध कराता है, तो उसको विश्व बैंक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के स्वामित्व वाली और महिलाओं के नेतृत्व वाले कृषि और गैर कृषि उद्यमों को बढ़ावा देना है। महिलाओं को ऐसे व्यवसाय के लिए सक्षम बनाना जिससे उनकी पहुंच वित्त बाजार तक हो सके और रोजगार सृजन हो सके। अब आप सोचोगे यहाँ से कौन कौन से सवाल बन सकते हैं, हमें जरा एक बार वो भी बता दीजिए। तो जरा सुन लीजिए। पहला तो है राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना राजस्थान के कितने जिलों में संचालित है, तो राजस्थान के 9 जिलों के 36 जो ब्लॉक हैं उनमें यह योजना क्या है? संचालित है। इसके वित्त पोषण का काम किसका है, तो विश्व बैंक जो है वो इसके वित्त पोषण का काम करता है। और 19 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये फैसला लिया गया। इसका उद्देश्य आपको बता ही दिया कि भैया महिलाओं को रोजगार उन्मुखी बनाना है। चलिए इसके बाद आगे और बात करते हैं। तो राजस्थान रूरल लाइवलीहुड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो, और ये दोनों मैंने अभी अभी आपको बता दिए हैं। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना और पश्चिमी राजस्थान में गरीबी समन परियोजना जो है वो भी ज़रा देख लीजिएगा, उससे भी आपको कुछ बातें समझ में आ जाएगी मेरे हिसाब से। तो चलिए इसके बाद और देखते हैं क्या है। हमारे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है वो है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का है। ये एक तरीके की योजना नहीं है मेरे मित्रों, ये एक अधिकार है। 2 फरवरी 2006 को ये योजना आई। इस अधिनियम सितंबर 2005 में पारित किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के लिए हर उस परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का मजदूरी रोजगार प्रदान करना जिसके वयस्क सदस्य अकुशल मैनुअल कार्य करने के लिए स्वयंसेवक हैं। यह भी योजना किस मंत्रालय की है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय की है। तो देखिए योजना 2 फरवरी 2006, ये गारंटी अधिनियम 2005 में आया, सितंबर 2005 में पारित हुआ, 100 दिन का रोजगार। लेकिन राजस्थान में आपको पता होना चाहिए इसकी अवधि 125 दिन तक की भी कर दी गई है अब नए बजट के अनुसार। चलिए इसके बाद है योजना की मुख्य विशेषता क्या है इस योजना की, यानी मनरेगा योजना की। तो ग्राम पंचायत के सभी स्थानीय निवासी जो होते हैं वो इस योजना के तहत पंजीकरण के लिए पात्र होते हैं।
न्यूनतम 1/3 महिलाएं होना यानी 33% आरक्षण महिलाओं का होना जरूरी है। घर के सभी वयस्क सदस्यों की तस्वीरों के साथ जॉब कार्ड पंजीकरण के 15 दिन के भीतर मुफ्त में जारी किया जाता है। रोजगार के लिए आवेदन की दिनांक रसीद प्रदान की जाती है और आवेदन के 15 दिन के भीतर भीतर रोजगार उपलब्ध करवाना जरूरी होता है। अगर कोई रोजगार उपलब्ध नहीं करवा पाता है 15 दिन के अंदर अंदर तो क्या करना होता है वो भी सुन लीजिए। आवेदन के 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं होने पर राज्य सरकार द्वारा गैर रोजगार भत्ता भुगतान किया जाता है। 15 दिन में अगर आपको रोजगार नहीं दिया गया तो आपको भत्ता दिया जाएगा। गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में ही आपको काम दिया जाना जरूरी है। 5 किलोमीटर के दायरे से अधिक होने पर 10% अतिरिक्त मजदूरी देनी होगी। किए गए कार्य के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जाना है। किए गए कार्य के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जाना है। ठीक है। कार्यस्थल पर पेयजल है, छाया है, प्राथमिक चिकित्सा और शिशु गृह, ये सब सुविधाएं होनी चाहिए। तो ये सब क्या है आपके इस ग्रामीण योजना के अंतर्गत है, यानी मनरेगा योजना के तहत ये सब सुविधाएं मिलती है। 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध होना चाहिए, 5 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। 15 दिन में रोजगार नहीं मिला तो आपको क्या होना चाहिए, बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। 5 किलोमीटर के अंदर नहीं है तो ज़्यादा दूर है 5 किलोमीटर से तो 10% अतिरिक्त मजदूरी देनी होगी और जितना आपको मजदूरी मिल रही है उतना ही आपसे काम करवाया जाएगा, उतना ही पैसा दिया जाएगा। और काम करने के स्थान पर आपको कार्यस्थल पर पेयजल है, छाया है, प्राथमिक चिकित्सा है, शिशु घर है, ये सारी व्यवस्थाएं उस स्थान पर क्या होनी चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अलावा मेरे मित्रों ग्राम सभा जो होती है, आपसे ये सवाल बहुत अच्छा है, मैं यहाँ पर आपके सामने एक बार फिर बता रहा हूँ। आपसे पूछा जाएगा कि इसका सामाजिक अंकेक्षण जो है वो कौन करता है, यानी ग्राम सभा कार्यों की पहचान करने और वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के लिए प्राथमिक प्राधिकरण है। ये याद कर लो मेरे मित्रों। मनरेगा के तहत आपको जो भी काम मिलता है उसका सामाजिक अंकेक्षण कौन करती है, तो ग्राम सभा करती है। ग्राम सभा के द्वारा ही कार्य तय किए जाते हैं कि मनरेगा के तहत आपको गाँव में कौन कौन से काम करने हैं। फिर किसी ठेकेदार और श्रम विस्थापित मशीनरी की अनुमति नहीं होगी, यानी मशीन के द्वारा काम नहीं किया जाएगा। ग्राम सभा द्वारा उसका सामाजिक अंकेक्षण होगा। तो आपसे बहुत बार परीक्षा में सवाल पूछा जा चुका है कि सामाजिक अंकेक्षण जो है मनरेगा योजना में किसके द्वारा करवाया जाएगा, तो ये सब जो है वो किसके द्वारा, ग्राम सभा के द्वारा। बैंकों डाकघरों के माध्यम से ही सभी मजदूरी का भुगतान जो है वो आपके बैंक खाते में सीधा या डाकघर में किया जाएगा। प्रगति और कार्य की गुणवत्ता की निगरानी के लिए ग्राम सभा को अधिकार प्राप्त है, यानी ग्राम सभा ही आपने जो काम किया है वो कितना अच्छा है, कितनी उसकी गुणवत्ता है, ये सभी फैसला करने की जिम्मेदारी किसकी है, तो ये सब ग्राम सभा की है। तो ये योजना कौन सी है, मनरेगा योजना है, जिसके बारे में मैंने आप सबको बताया है। और भी ज़्यादा देख लीजिएगा, इसके बारे में और बात करते हैं। प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र भी इसमें लागू होता है। अगर शिकायत आती है तो उसका निवारण भी वहाँ किया जाएगा। आवेदन जमा कराने के 15 दिन के भीतर या काम मांगे जाने की तारीख से रोजगार नहीं मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार है। बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और ये योजना जो है उसमें मिलने वाली मजदूरी और सामग्री का जो अनुपात है वो 60-40 का है। ठीक है, एक 60-40 का अनुपात मजदूरी और सामग्री अनुपात बनाए रखा जाना चाहिए, यानी उतनी सामग्री का यूज होना चाहिए, उतनी मजदूरी लगनी चाहिए। उसमें कोई भी चीज़ लग रही है तो उसमें 60% मजदूरी होनी चाहिए और 40% उसमें सामग्री यूज होनी चाहिए। केंद्र सरकार अकुशल शारीरिक श्रम की 100% मजदूरी लागत और कुशल व अर्ध कुशल श्रमिकों की मजदूरी सहित सामग्री लागत का 75% वहन करती है। यानी अगर अकुशल श्रमिक है तो 100% पैसा केंद्र सरकार देती है और अगर वो कुशल या अर्ध कुशल श्रमिक है तो 75% उसकी मजदूरी जो है वो केंद्र सरकार देती है और 25% मजदूरी राज्य सरकार को उसकी वहन करनी पड़ती है। इसके बाद मेरे मित्रों आपके सामने है, सरकार ने अधिसूचित सूखा प्रभावित जिलों के लिए प्रति परिवार 100 दिनों से अधिक के अतिरिक्त रोजगार को 150 दिनों तक की मंजूरी दे दी है। यानी केंद्र सरकार जो है उसने भी ऐसा कर रखा है कि इस मनरेगा योजना के तहत सरकार ने अधिसूचित सूखा प्रभावित अगर जिला कोई है तो प्रति परिवार 100 दिनों के रोजगार के स्थान पर वहाँ 150 दिनों का रोजगार जो है वो क्या करवाया जाएगा, उपलब्ध करवाया जाएगा। और राजस्थान में तो इससे आगे भी सरकार निकल गई है। राजस्थान में 125 दिन के आसपास का जो है वो इसमें उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये इस बार के बजट में घोषणा की गई थी। इसके बाद है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में अगर हम बात करें, इंदिरा आवास योजना थी पहले ये और बाद में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कर दिया गया। 20 नवंबर 2016 को ये योजना जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नाम से पहचाने जाने लगी और 1,20,000 रुपये की इसमें राशि प्रदान की जाती है। मेरे मित्रों आपको कुछ यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है, उसमें आपको पता होगा कि 1,20,000 रुपये की राशि जो है वो इसमें क्या की जाती है, प्रदान की जाती है।
इंदिरा आवास योजना के तहत जो लोग घर बनाते हैं उनको 1,20,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। 1,20,000 रुपये तो ये प्रदान किए जाते हैं मकान बनाने के लिए। 1,20,000 रुपये की राशि जो है वो मकान बनाने के लिए दिए जाते हैं सरकार की तरफ से। 1,20,000 रुपये सरकार जो है वो मकान बनाने के लिए देती है। प्लस इसके साथ साथ मित्रों और क्या सुविधा देती है सरकार? सरकार जो है वो यहाँ पर शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये अतिरिक्त देती है। 12,000 रुपये अतिरिक्त किसके लिए देती है सरकार? तो शौचालय निर्माण के लिए देती है। योजना के लाभार्थियों को मनरेगा के माध्यम से दैनिक मजदूरी 90 दिन तक भी प्रदान की जाती है। यानी इस योजना के जो लाभार्थी होते हैं उसमें मनरेगा में 90 दिन की क्या दी जाती है? मजदूरी प्रदान की जाती है। और इसका केंद्र और राज्य का अनुपात जो है वो 60-40 का है। यानी 60 और 40 के अनुपात में प्रधानमंत्री आवास योजना का केंद्र और राज्य का अनुपात कितना है? 60 और 40 का है। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट की बात अगर आप करें उससे पहले देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है वो कब बनी? 20 नवंबर 2016 को 1,20,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। 12,000 रुपये इसमें शौचालय के लिए दिए जाते हैं और मनरेगा में मिलने वाली 90 दिन की इसमें मजदूरी प्रदान की जाती है। और केंद्र सरकार का जो और राज्य सरकार का अनुपात है वो इसमें कितना है? 60-40 का है। ये सब आपको याद करना है मेरे मित्रों, फिर मैं वापस इसको रिवाइज कर दूंगा। जैसे अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको MP लेड योजना पढ़ाई, ठीक उसी प्रकार की एक योजना है जिसका नाम है MLA लेड योजना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है। इसमें क्या किया जाता है? आपके जो विधायक हैं उन विधायकों को आपके लेजिस्लेटिव यानी विधानसभा क्षेत्र में खर्च करने के लिए जो राशि मिलती है उसके लिए एक योजना चलती है, उसका नाम है MLA लेड योजना। इस MLA लेड योजना में प्रति वर्ष जो है वो आपके विधायक को 5 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाती है, ठीक है। और 20% जो है उसको SC क्षेत्र में, वहाँ पिछले में अभी बताया था आपको MP होता है उसको 15% और 7.5% खर्च करना होता है। कहाँ पर? SC और ST क्षेत्र में। लेकिन यहाँ पर आपके जो विधायक हैं उनको 20% जो है वो खर्च करना होगा। कौन से क्षेत्र में? SC क्षेत्र में। 1 करोड़ राशि पर ईयर जो है वो किससे? हेल्थ स्कीम पर खर्च करनी होगी। ये भी ध्यान रखना। ये कब शुरू किया गया था? तो 2020-21 और 21-22 में ये लागू किया गया था विधायकों पर 2 साल के लिए कि 1 करोड़ रुपए की राशि आप हेल्थ स्कीम पर क्या करोगे? खर्च करोगे। तो 20% और SC क्षेत्र में खर्च किया जाएगा। 5 करोड़ रुपए की राशि विधायकों को मिलती है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कौन कौन से क्षेत्र में खर्च कर सकता है? तो विधायक ग्रामीण क्षेत्रों चाहे शहरी क्षेत्रों दोनों में खर्च कर सकता है। चलिए इसके बाद बात करते हैं मेवात एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के बारे में। अगर हम बात करें, यहाँ पर मैं हिंदी में लिख देता हूँ मेवात विकास कार्यक्रम। मेवात, यहाँ पर आपके सामने मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, यानी कई क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है। परीक्षा में पूछा जाता है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी के एग्जाम में कॉलेज लेक्चरर में ये सवाल पूछा गया था। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये कार्यक्रम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इस कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो 1986-87 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। 1986 से 1987 तक शुरुआत की गई। सीधा परीक्षा में सवाल आएगा। देखिए सवाल मैं साथ साथ बता रहा हूँ, फिर भी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो 1986-87 में मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। राजस्थान में कौन कौन से जिले हैं जो इसमें के अंतर्गत आते हैं? तो अलवर और भरतपुर जो है, कौन सा क्षेत्र है? अलवर और भरतपुर के क्षेत्र जो हैं, अलवर और भरतपुर में ध्यान रखना, अलवर भरतपुर के जो क्षेत्र हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। और उसमें भी दोनों जिले के 14 ब्लॉक जो हैं, 14 ब्लॉक जो हैं वो इसके अंतर्गत क्या किए जाते हैं? शामिल किए जाते हैं। दोबारा सुन लीजिए, आपसे परीक्षक पहला सवाल करेगा मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 1986-87 में शुरू की गई। कौन से जिले में? अलवर भरतपुर में। कितने ब्लॉक में? 14 खंडों में इसे शुरू किया गया था। इस मेव बाहुल्य क्षेत्र को मेवात क्षेत्र के नाम से ही जाना जाता है। इस क्षेत्र का विकास करना, इस क्षेत्र के लोगों की जो आजीविका है, रोजगार है, उनमें वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो है मेरे मित्रों। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, 1986-87 में इसको शुरू किया गया। मेवात एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम भी इसे कहते हैं। तो 1986-87 में इसे शुरू किया गया। चलिए इसके बाद बात करते हैं अगला। ये मैंने बता दिया आपको, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, BADP, यानी इसको अगर आप कहोगे तो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है। वैसे मैंने इसको बता दिया है पहले, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सीमावर्ती क्षेत्र
विकास कार्यक्रम, ये विकास कार्यक्रम ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो आपको ध्यान रखना है ये गृह मंत्रालय के अधीन केंद्र प्रायोजित योजना है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे शुरू किया गया। गृह मंत्रालय इस प्रकार के सभी मामले देखता है। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्र का जो संतुलित विकास करना है वो इसका उद्देश्य है। राजस्थान के कितने जिले इसके अंतर्गत आते हैं? तो राजस्थान के 4 जिलों को इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। कौन कौन से? तो गंगानगर है, बीकानेर है और आपका जैसलमेर और बाड़मेर है। इन जिलों के 16 ब्लॉक जो हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं। 4 जिलों के कितने ब्लॉक इसमें शामिल होते हैं? तो 16 ब्लॉक इसमें अंतर्गत क्या किए जाते हैं? शामिल किए जाते हैं। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं और क्या है। यहाँ पर है महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना जो है वो पहले किस नाम से जानी जाती थी और अब किस नाम से जानी जाती है, ये भी जरा सुन लीजिएगा। इस योजना का पहले नाम जो है वो गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना था। तो राजस्थान में जब सरकार बदली तो इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना कर दिया। यानी अब इसका नाम क्या कर दिया? महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना, जन भागीदारी योजना इसका नाम बदलकर कर दिया। कब बदला गया ये नाम? तो फरवरी 2020 में इसका नाम बदला गया। फरवरी 2020 में इसका नाम बदल गया। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा शमशान जो हैं, आपके गांव का कोई कब्रिस्तान है या शमशान है, उसकी 4 दीवारी आप देखते होंगे। आजकल शमशान घाटों का इतना विकास हो रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि इन शमशान घाटों को देख कर लगता है कुछ बार मरने का मन कर जाता है। तो इस योजना के तहत जो है वो 90% निर्माण कार्य यहाँ पर किए जाते हैं। अन्य सामुदायिक परिसंपत्तियों क्षेत्रों के मामले में 80% के निर्माण के लिए 70% धनराशि इसमें प्रदान की जाती है। शेष राशि जनता से एकत्र की जाती है। यानी 70-30 का रेशियो मान लीजिए आप लोग। इसमें 70 पैसा जो है वो इनके द्वारा और शेष राशि जनता के द्वारा जन भागीदारी के साथ इसको शुरू किया जाता है। तो जन भागीदारी योजना नाम से स्पष्ट है, जिसमें आधा सहयोग जनता से लिया जाता है, वो योजना है। तो पहले इसका नाम गुरु गोलवलकर के नाम पर था, लेकिन बाद में इसे फरवरी 2020 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया? महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना इसको कर दिया। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो केवल आपको ध्यान रखना है ग्रामीण क्षेत्र में ही लागू होगी। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो जरा सुन लो। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात जो है वो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। केवल और केवल, यहाँ देख लीजिएगा बहुत अच्छे से इस बात को आप लोग, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही इसे लागू किया जाएगा। केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही इसे लागू किया जाएगा, ये बात आप समझ लीजिएगा इसकी। चलिए इसके बाद और बातें देखते हैं कौन सी है। यहाँ पर है डांग एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। यहाँ क्या है? डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम है ये वाला। चलिए इसको देखते हैं, आपको बताते हैं भैया। डांग, ध्यान रखना डांग का, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विकास। हालांकि ये पहले वाली आर्थिक समीक्षा में मैंने आप लोगों को सब कुछ पढ़ाया है, लेकिन फिर भी आपको ये नहीं लगे कि पहले हमने पढ़ा नहीं, तो वो लोग भी इसको ढंग से पढ़ ले। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, वो का वो वापस दे दिया है। इसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा 2005-06 में शुरू किया गया डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। यानी डांग क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? तो टोटल 8 जिले हैं मेरे मित्रों, जिसमें 4 जिले तो भरतपुर संभाग के हैं और 4 जिले जो हैं वो कोटा संभाग के हैं। टोटल मिलकर हो गए कितने? 8 जिले। कौन से संभाग के? ये तो हो गए भरतपुर संभाग के। ये कौन से संभाग के? कोटा संभाग के। 4 जिलों को मिलाकर 8 टोटल इसमें जिले हैं। उनकी 26 पंचायत समितियां, जिसमें आप लोग देखिए 4 भरतपुर संभाग के भरतपुर है, और इसके अलावा आपका करौली है, धौलपुर है और सवाई माधोपुर है। ये 4 जिले भरतपुर संभाग के। इसके अलावा कोटा, बारां, झालावाड़ और बूंदी जो है ये कोटा संभाग के 4 जिले। तो दोबारा से मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्या है? डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। आप लोग फटाफट इसको रिवाइज कर लीजिए। क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पहली बात इसकी शुरुआत कब की गई? 2004-05 को इस कार्यक्रम की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। 2004-05 को इस कार्यक्रम की 2005-06 में इस कार्यक्रम की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। और
यह कार्यक्रम जो है वो राजस्थान के कितने जिलों में, 8 जिलों की 26 पंचायत समितियों में चालू है, और जिसमें 4 भरतपुर संभाग की और 4 कौन सी, कोटा संभाग की, टोटल मिलकर 8 जिले जो हैं, ये 8 जिलों में यह कार्यक्रम लागू है। तो मेरे हिसाब से अब अगर आपके सामने डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम आ जाए कितने जिलों में लागू है, तो आप जवाब दोगे 8। कब शुरुआत की गई, 2005-6 में इसकी शुरुआत की गई थी। इतना ही जवाब आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसके बाद है मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। कौन सा है भैया, यहाँ पर आपके सामने हिंदी में मैं लिख देता हूँ, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, तो मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में क्या ध्यान रखना है, मगरा क्षेत्र। अब मगरा क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विकास कार्यक्रम आपको याद करना है, कार्यक्रम। ठीक है, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों से घिरे राजस्थान का मध्य और दक्षिणी भाग जो है वो इसके अंतर्गत, जिसमें अजमेर है, भीलवाड़ा है, पाली है, चित्तौड़ है और राजसमंद है, जनजातीय क्षेत्र विकास के अंतर्गत शामिल नहीं है। यानी जो जो क्षेत्र इन जिलों के जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी टाडा के अंतर्गत शामिल नहीं है, TAD जिसमें है उसमें शामिल नहीं है, वो जो क्षेत्र हैं कौन कौन से जिले के, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़, राजसमंद के, वो इसके अंतर्गत मगरा के अंतर्गत आते हैं। इसकी शुरुआत जो है वो 2004-5 से की गई थी और 5 जिलों के 14 ब्लॉक जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। फिलहाल इसे उपरोक्त जिलों के 16 प्रखंडों में भी क्या किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है। तो इसकी शुरुआत कब हुई, मेन पॉइंट आपको याद ये रखना है। इसकी शुरुआत के संदर्भ में सवाल आया हुआ है मेरे मित्रों, तो 2004-5 नहीं है, 5-6 ही याद करना है। 2005 और 2006 में इसकी क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। दोनों में ऐसा ही है, ऐसा ही तो आपको डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम पढ़ाया उसमें ही 5-6 था, और यहाँ भी मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में भी। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में मुख्यतः आप अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़, राजसमंद याद कर सकते हो, लेकिन अजमेर और भीलवाड़ा भी अगर आपको याद है तो आपका सवाल सही होने की पूरी संभावना है। चलिए, इसके बाद आगे देखते हैं। स्व विवेक जिला विकास कार्यक्रम जो है वो भी इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है, यहाँ से आप लोग इसको भी जरा देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई है। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम भी आएगा, जिसकी शुरुआत 1986 में की गई थी, 86-87 में। सीमावर्ती विकास कार्यक्रम जो है वो 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया, और महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना जो है वो फरवरी में 2020 में इसका नाम बदल दिया गया था, और गोलवलकर के नाम पर महात्मा गांधी का नाम कर दिया गया। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 5-6 में 8 जिलों में शुरू किया गया, 4 जिले कोटा संभाग के, 4 भरतपुर संभाग के। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है उसमें अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़ एवं राजसमंद के जिले शामिल हैं, और टोटल मिलाकर इसके अंतर्गत मैंने बता दिया आप लोगों को कि भैया मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है वो भी 5-6 में शुरू किया गया था। इसके बाद है स्व विवेक जिला विकास जो है वो क्या है, स्व विवेक जिला विकास जो है वो क्या है। यहाँ पर स्व विवेक जिला विकास जो है इस नाम से भी क्या चलाया जा रहा है, एक योजना है। ये कब शुरुआत की गई थी, 2005-6 में इसकी शुरुआत की गई थी। स्व विवेक जिला विकास है, और इतना ही लिखा हुआ आर्थिक समीक्षा में भी। इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 2005-6 में इसकी शुरुआत की गई। 2005 और 2006 में इसकी क्या की गई मेरे मित्रों, इसकी शुरुआत 2005 और 2006 में की गई है। यहाँ पर है न्यूनतम आवश्यकताओं और मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए स्थानीय समुदाय की ज़रूरतों के अनुसार कार्यों को निष्पादित करने के लिए 5-6 में इस योजना की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। यानी किसी व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकता क्या है, जैसे जल ग्रहण विकास है, लघु सिंचाई है, पशुपालन है, पीने का पानी है, विद्युतीकरण है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क निर्माण है, इन गतिविधियों को शामिल करते हुए इसकी शुरुआत की गई थी। न्यूनतम आवश्यकताओं व विद्यमान स्थितियों को ध्यान में रखकर 2005-6 में इस योजना की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। इसके बाद है बायोफ्यूल अथॉरिटी, यानी बायोफ्यूल अथॉरिटी बायोफ्यूल प्राधिकरण है। क्या है बायोफ्यूल प्राधिकरण, इसके अंतर्गत क्या है, माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 4/9/2005 को जैव ईंधन मिशन का गठन किया गया था। तो जैव ईंधन मिशन का गठन कब किया गया था, तो 4/9/2005 को किया गया था। राज्य सरकार ने वर्ष 2006 में जैव ईंधन नीति की घोषणा की। वर्ष 2007 में ग्रामीण देव एवं पंचायती राज विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में अलग से एजेंसी नामावली बायोफ्यूल अथॉरिटी का क्या किया गया था, यानी 2007 में बायोफ्यूल अथॉरिटी का गठन किया गया था। बस आपको इतना याद रखना है। और ये बायोफ्यूल जो है वो रतन जोत और करंज के पौधे से क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। यानी किसके पौधे से, एक तो आपका कौन सा पौधा है, करंज का पौधा है, एक तो है करंज का पौधा। मेरे हिसाब से आप लोगों ने
ज़रूर देखे होंगे ये पौधे और आपको याद भी है, वैसे भी परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं ये सवाल। तो एक तो कौन सा है, करंज का पौधा याद रखना है, करंज, ठीक है। एक इसके अलावा मेरे मित्रों रतन जोत जो है, रतन जोत, इन दोनों से बायोफ्यूल जो है, रतन जोत, इनसे बायोफ्यूल तैयार किया जाता है। तो बायोफ्यूल अथॉरिटी का गठन कब किया गया था, तो 2007 में इस बायोफ्यूल अथॉरिटी का गठन किया गया था, ठीक है। इस बायोफ्यूल प्राधिकरण का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि किस प्रकार जो है वो हमारा वर्तमान का जो परिदृश्य है उसको ध्यान में रखते हुए गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की तरह हमारी फ्यूल की जो समस्या है उसका सही ढंग से निस्तारण कैसे किया जा सकता है, इसको लेकर है। और इसके अंतर्गत राज्य के 12 जिले जो हैं उन 12 जिलों में मुख्यतः कार्य किया जा रहा है, जिसमें कौन कौन से ज़िले हैं, बांसवाड़ा है, भीलवाड़ा है, बूंदी है, वो ऐसे याद कर सकते हो, डूंगरपुर बांसवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ है, फिर इधर आपका कोटा और झालावाड़ है, बूंदी है, सिरोही उदयपुर है। इनमें जो है वो तेलीय पौधों के उत्पादन के लिए उपयुक्त दशाएं पाई गई है, तो उनमें इसके उत्पादन को क्या करना है, बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। जैव ईंधन प्राधिकरण के बारे में और भी देखते हैं। जैव ईंधन नीति, राजस्थान देश में सबसे तेजी से विकासशील राज्यों में से एक है। वर्ष 2006 में जैव ईंधन नीति विकसित करने वाला पहला राज्य बनने का विशेषाधिकार भी राजस्थान को प्राप्त है। राजस्थान के 12 जिले यानी 12 बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर और प्रतापगढ़ जिलों में जेट्रोफा के पौधारोपण के लिए भी उपयुक्त दशाएं यहाँ पर पाई गई है। तो मैंने बता दिया, करंज का पौधा है, रतन जोत है, जेट्रोफा है, ये सब जो हैं वो इसके अच्छे स्रोत भी हैं। रतन जोत है, करंज है, महुआ है, नीम है, ये सब तेलीय पौधे जो हैं वो क्या किए जा सकते हैं, इसमें लगाए जा सकते हैं। बायोफ्यूल प्राधिकरण जो है वो नई नीति के तहत तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा भी 8 पूर्वी जिले हैं, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर और टोंक, यहाँ करंज पौधारोपण उपयुक्त दशाएं यहाँ पर भी पाई गई है। राजस्थान में बंजर भूमि विकास बोर्ड को 22 दिसंबर 2016 को बंजर भूमि और चारागाहों के विकास के उद्देश्य से बंजर भूमि और चारागाहों के रूप में पुनर्गठित करने के लिए इसका गठन किया गया था। यानी 22 दिसंबर 2016 को बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड का गठन किया गया था। यहाँ पर ध्यान रखिएगा 22 दिसंबर को, मैं यहाँ लिख देता हूँ 22 दिसंबर 2016, 22 दिसंबर 2016 को किसका गठन किया गया था, 22 दिसंबर 2016 को यहाँ पर बंजर भूमि और चारागाह विकास बोर्ड जो है उसका गठन किया गया। बंजर भूमि चारागाह विकास बोर्ड, बंजर भूमि चारागाह विकास बोर्ड, बंजर है जो भूमि उसमें क्या करना है, चारागाह का विकास करना है बस। बंजर भूमि चारागाह विकास बोर्ड, चारागाह विकास बोर्ड का गठन कब किया गया, तो 22 दिसंबर 2016 को इस बोर्ड का राजस्थान में गठन किया गया था। चलिए इसके बाद देखते हैं अगले कुछ बातें। ये बायोफ्यूल प्राधिकरण के बारे में सब कुछ जानकारियां मैंने आपको बता दी जो आपके काम की है। और अचीवमेंट्स ऑफ बायोफ्यूल अथॉरिटी जो है, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 2019 10 अगस्त को जो मनाया गया, राजस्थान बायोडीजल रूल्स 2019 के अंतर्गत जो है वो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे भी हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं। राजस्थान में वेस्ट लैंड एंड प्रेशर डेवलपमेंट भी किया जा रहा है 22 दिसंबर 2000, ये सब बात मैंने आपको बता दी है। तो अब इसके आगे की बात संसद आदर्श ग्राम योजना और इससे आगे की कहानी जो है वो हम लेंगे अगली क्लास में। तब तक आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।